Hello, welcome you all in my education channel. Myself, Sujit Kumar Verma, Professor in Mechanical Engineering. I want to discuss with you today about how to clear IAS examination, how to prepare IAS examination. This is my long cherished aspiration to share my experience during my preparation of civil service examinations. So that's why today I am preparing this video lecture. यहाँ पर आपको फैक्ट बताना जो कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज माई एक्सपीरियंस एंड नो वन कैन डिस्कस विद यू, बिकॉज एक्सपीरियंस जो होता है फेलियर का हो या सक्सेस का हो वो अपना यूनिक होता है. सो दैट्स वाई आई एम श्योर दैट इफ यू गो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सर्टेनली यू विल बेनिफिट. आपको निश्चित रूप से कुछ नया मिलेगा जो कि आपकी तैयारी के लिए जरूरी होगा. सो नेक्स्ट नाउ स्टार्ट. So what is why it is important? सिविल सर्विस इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये सर्विस क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज सभी लोग चाहते हैं या तो बिजनेस करना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं. सर्विस करना चाहते हैं तो एवरीवन सभी लोग चाहते हैं कि हम आईएएस बन ना पाए, वो बात अलग होती है, लेकिन आईएएस बनने की एस्पिरेशन सभी के अंदर होती है. वो चाहे कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सभी लोग चाहते हैं कि हम आईएएस बने. तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये चीज़ जानना जरूरी है. बिकॉज क्योंकि जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें 3 विंग होते हैं, जुडिशरी, पॉलिटिकल विंग एंड एग्जीक्यूटिव विंग. तो एग्जीक्यूटिव विंग यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जितने भी गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो, एवरीवेयर these are executive who implement decision taken at the top level from ministers up to the bottom level. That's why this service is very important during independence and during regime of the British regime. This service was steel frame of the administration, जो कि उस समय भी even after independence इन ऑफिसर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम ब्रिटिश रिजीम टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट देयर लॉन्ग जर्नी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट बीइंग a developing country and we are trying to become developed country. So these officers are taking very important role. यहाँ पर इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. और ये जो गवर्नमेंट का जो एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है उसमें टॉप हायरार्की में इन ऑफिसर्स का जो पोजीशंस होती है, चाहे वो बिल्कुल लोअर लेवल से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से लेके अप टू द कैबिनेट सेक्रेटरी या डीएसपी से लेके अप टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जो एम्बेसडर होते हैं जो फॉरेन सर्विस में जाते हैं, मतलब कि अपने फील्ड में, अपने डिसिप्लिन में, अपने एरिया में, अपने डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं. बिकॉज दिस इज सर्विस. ये सर्विस बना ही इसलिए गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन ऑफिसर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है. दैट्स वाई. और इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. अगर आपको कुछ करना है देश के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी सिटी के लिए, तो यू हैव ऑल अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस. जो कुछ आप सोशल वेलफेयर में अपनी फैमिली को ऊपर उठाने के लिए या राज्य को, देश को ऊपर उठाने के लिए, यू कैन इम्प्लीमेंट योर आइडियाज. आपके पास लॉट ऑफ स्कोप है. अगर आप ऑनेस्टली वर्क करना चाहते हैं तो यू कैन रियली एंजॉय इन दिस सर्विस. दैट्स व्हाई दिस सर्विस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, टॉप सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज नॉट ओनली फॉर दिस सर्विस ओनली, कि मतलब कि हम आईएएस के लिए डिस्कस कर रहे हैं. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जाम्स. वो टॉप लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो या प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो, या हमें लाइफ में बहुत बड़े हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें क्रिकेटर बनना है, हमें डांसिंग करनी है, हमें एक्टर बनना है. एवरीवेयर दीज पॉइंट, दीज आइडिया जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, एवरीवेयर दीज आर एप्लीकेबल. अगर आप इनको अपने अंदर इनकलकेट करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में आपको सफलता अवश्य मिलेगी. बिकॉज दीज आर जनरल थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू. ये जो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, एवरीथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, इट इज माई लॉन्ग long experience of life, not only of 10 years of experience, it is a overall experience of my life.
जो कि हम शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में। दैट इज यूनिक थिंग। अगर आप अंत तक इसको देखेंगे, सर्टेनली यू विल फील rejuvenated after going through this video lecture. So it is applicable to all exam and all every aspect of life। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऊंचे उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, अगर हम चाहे हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाना हो या हमें IAS बनना हो, सेम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड तो पड़ेगा। So why every graduate should try for this examination? Although मतलब कि सभी लोग तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन ट्राई करने में क्या आता है, क्योंकि जो चांस होते हैं हमें, ये IAS एक लिए आपके लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। आप जिनको IAS नहीं बन पाते हैं, चांस खत्म हो जाता है, उनसे पूछिए कि उनको और क्या चाहिए, वो दे विल आस्क मुझे एक चांस और मिल जाए, लेकिन कभी नहीं मिलेगा वो चांस, बिकॉज जो आपको इतने चांस मिलते हैं उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता है। तो चांस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेचर ऑफ दिस जॉब, नेचर ऑफ दिस सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैलेंज है इस सर्विस को, सर्विस कैसी है इस पर पढ़ने, लेकिन जो चैलेंज है इसको बीट करने का, प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस, जो मेंस एग्जाम होता है, इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो इस चैलेंज को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो यू नीड टू स्ट्रेच योरसेल्फ, यू नीड टू अनटैप योर पोटेंशियल, you need to untap your hidden potential, you need to apply all your energy। इस तरीके से हम कंसंट्रेटिंग लेंस को फोकस करते हैं और वो कागज़ को या किसी चीज़ को जला देता है। इसी तरीके से आपको अपनी एनर्जी को फोकस करना होगा टू अचीव योर टारगेट, दैट इज चैलेंज। और ये क्यों इसी सर्विस में आपको मिलेगा, जब ये क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप अपनी एनर्जीज को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपने विल पावर को इधर उधर डाइवर्ट करेंगे, irrespective of whatever you have potential, अगर हम मल्टी डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट करेंगे, certainly it is written that no one can qualify this examination। This is a nature of examination, because यहाँ पर डिमांड ही सर्विस की ऐसी होती है। बिकॉज ये डिमांड क्यों ऐसी होती है, सर्विस ही ऐसी होती है। सर्विस में आपके जो डिसीजंस होते हैं कंट्री को गवर्न करते हैं, सिटी को गवर्न करते हैं, स्टेट को गवर्न करते हैं, या फिर घर को गवर्न नहीं करते हैं। इसलिए जो है आपको एक डिफरेंट लेवल पर्सनालिटी चाहिए उस एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए दैट्स वाई कोर्स स्ट्रक्चर, प्रीलिम एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू आर स्ट्रक्चर्ड इन सच ए वे दैट ऑर्डिनरी पर्सन विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेरी वेरी बिग पर्सन। मतलब आपको अभी जो पहले थे, आप तैयारी करने के बाद आप देखेंगे यू फील वेरी क्वांटम जंप इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक क्वांटम जंप महसूस करेंगे कि आप जब तैयारी करना स्टार्ट किए थे, तैयारी करने के बाद आफ्टर गेटिंग सक्सेस इन प्रीलिम, आफ्टर गेटिंग इन मेन सक्सेस, आफ्टर गेटिंग इन सक्सेस इन इंटरव्यू, यू फील इमेंस जॉय। वी कांट एक्सप्रेस, बिकॉज आई नेवर क्वालिफाइड फ्रॉम final examination, so I can't express what level of happiness I can feel, but I can feel happiness of the success in prelim examination, success in mains examination। so this is a different kind of feeling। इसके लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट होती है। आपको अपने आप को बियॉन्ड योर कैपेसिटी आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। यू विल फाइंड दैट your effort, your concentration level, your willpower multiplied, then you can write correct answer, whatever required for the person who is going to become an IAS। That is a challenge. That's why every graduate should accept this challenge and try 1 and 2 chance what is the nature of the examinations। So who conduct this examination? I think this is not a point to discuss here, but one thing you must remember in your mind that conducting body is Union Public Service Commission। It is a very fair conducting body। Personnel who involved in taking recruitment of IAS personnel at the interview level, they are very highly qualified person of different areas, and experts also involved in checking the knowledge and suitability of the person who qualified means examination। So apart from the chairman of the board and members who take interview in different boards, and also invite experts of different areas depending upon the what is nature of the person who are going to being interviewed। Accordingly they call expert। They are fair person, they never have petty mind,
मतलब कोई नैरो अप्रोच के माइंड में होता है, आपको जज करते हैं रियलिस्टिक, जो रियल आपका अंदर पर्सनालिटी में हो उसी को जज करते हैं। अकॉर्डिंगली दे विल जज यू एंड प्रोवाइड यू, अवार्ड यू मार्क्स इन इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर मेंस परफॉर्मेंस एंड इंटरव्यू मार्क्स, यू विल फाइनली गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये बॉडी जो होती है कंडक्टिंग बॉडी, यू मस्ट हैव इन माइंड दैट कंडक्टिंग बॉडी वेरी फेयर, they will conduct examination fairly and conduct mains examination and interview impartial approach. So that's will correct that's way of thinking will motivate you for focusing on your studies. आपके दिमाग में पहले आ गया कि यार वहाँ पर ठीक से फेयर एग्जामिनेशन नहीं होगा, इंटरव्यू में पार्शियलिटी होगी, पक्षपात होगा, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दैट इज द पर्पज आई एम डिस्कसिंग कंडक्टिंग बॉडी, नेचर ऑफ कंडक्टिंग बॉडी एंड व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड फाइनल सिलेक्शन। So everyone must prepare yourself, make up your mind that examination being conducted fairly and you will be judged fairly and you will get complete आपको अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको जो मार्क्स मिलेंगे। So who are eligible for this examination? That's why I am discussing, just to remove जो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, उनको हम हटाना चाहते हैं, दिमाग से हटा देना चाहते हैं। That's why I am discussing this point, who are eligible for this examination। बहुत सारे, क्योंकि मेरे मन में भी होता था कि पहले जब हम बैठते थे एग्जाम में कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो उसको ज़्यादा चांसेज हैं पास होने के। इस तरह के मिसकॉन्सेप्शन होते हैं विच इम्पेयर, जो कि हमें तैयारी करने में हमारे लिए बाधक होती है। यार हर्डल्स you must remove from your mind that who are graduate, achieved minimum age requirement and below the maximum age limit are eligible for this examination. Whatever degree they have taken, graduation degree from where taken, कोई मतलब नहीं होता कि आपने IIT से पढ़ाई किया है या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया, किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से किया है, या सिंपली आपने अपने सिटी के डिग्री कॉलेज से BA कर लिया या BTech कर लिया है, ये irrespective, दिस इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। No one going to care you from where. During interview, you may have an edge that you are graduated from the IITs or Jawaharlal Nehru universities, but only performance, जो आप परफॉर्म करेंगे वही आपको आगे बढ़ाएगा। अब इंटरव्यू में आपने बहुत अच्छी जगह से ग्रेजुएशन कर लिया, इंटरव्यू में आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो नेगेटिव जाएगा। किसी ने बहुत साधारण जगह से BTech किया है या ग्रेजुएशन किया है और उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल सिंपल, जज यू इन सिटू परफॉर्मेंस, मतलब जो आप बैठे हुए हो वहाँ पर उस 30-35 मिनट 40 मिनट के लिए जो आप वहाँ परफॉर्म करेंगे, दैट इज योर रियल आउटकम। आपने पीछे क्या किया है ये मतलब ही नहीं होता। उस दिन आप उस समय क्या परफॉर्म करते हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछे गया, मतलब कितना रैशनल एंड कितना अपना परसेप्शन आप उसमें इन्वॉल्व है, उसी के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स अवार्ड होते हैं। That's why I am discussing here. So remove any doubt, any kind of the misconception regarding graduation eligibility. Everyone are eligible. Everyone are equally eligible. No any कोई discrimination नहीं होता on basis of your graduation. So next, what required for success in this examination? This is most important point I want to discuss. क्या चाहिए being एस्पिरेंट ऑफ IAS, क्या आपके अंदर रिक्वायरमेंट, क्या अंदर आपके होना चाहिए? विल पावर, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी। 3 चीज़ें ऐसी होती है। विल पावर, आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया, पीछे नहीं हटेंगे। डिटर्मिनेशन है एंड कि हम आगे बढ़ना, किसी भी मुसीबत में हमें आगे बढ़ना है। कोई भी इसमें इफ एंड बट्स नहीं होती। पैसे नहीं है कि पैसे प्रॉब्लम आ गई वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप बीमार पड़ गए, हाँ ये जरूरी होता है कि आप एग्जाम टाइम में बीमार पड़ गए, इसके लिए आपको एक रूटीन डेवलप करना होगा, हेल्दी रूटीन डेवलप करना, अच्छा खान पान, अच्छी नींद, सफाई, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो उसके लिए योगा करिए, आप मॉर्निंग वॉक करिए और अच्छी फीलिंग्स लाइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, तो आपका माइंड आप खुश रहेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा होना ये भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अच्छा हेल्थ नहीं है, आप बीमार पड़ जाते हैं, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, स्ट्रेच नहीं कर पाते अपने आप को, 8-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो दीज आर नेगेटिव थिंग्स। ये आपका
दिस इज पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी, दिस इज पार्ट ऑफ द योर एसेट जो आपके अंदर होना चाहिए, उसी का पार्ट होता है कि विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब आपने तैयारी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, 1 महीना पढ़ाई किया, बाद में 15 दिन परेशान हो गए, कहीं माइंड डाइवर्ट हो गया, परेशान हो गया आगे क्या होगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिख नहीं रहा होता है, इसे बहुत लॉन्ग टनल है। आप लगातार चलेंगे तो उजाला आएगा, अंधेरे सुरंग से निकलना, लगातार चलते रहेंगे, रेगिस्तान है, लगातार चलेंगे तो आपको एक ओएसिस मिलेगा, हरा भरा जगह मिलेगा, अगर नहीं चलेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप सोचते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप कंटिन्यूटी प्रयास करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट यू आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग, यू आर गेटिंग रिफाइनमेंट। आपका जो आंसर होता है रोज आप इसको लिख रहे हैं, रोज आप खुद ही चेक कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में, शाम को लिख रहे हैं, मॉर्निंग में चेक कर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा लगातार रिफाइनमेंट होगा, धीरे धीरे आप परफेक्शन अचीव कर लेंगे। तो आपको सोचना नहीं कि आगे क्या होगा, आप कंटिन्यू रहें और इधर माइंड रहें। इसके लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ द्रोणाचार्य एंड अर्जुन का। द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया गया था कौरव और पांडवों को ट्रेन करने के लिए, राजकुमारों को ट्रेन करने के लिए अपॉइंट किया गया था। तो बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद जब सभी इन्होंने अपने चेलों को, अपने जो राजकुमारों को ले गए एक जगह ट्रेनिंग, मतलब कि एग्जामिनेशन के लिए, हुई डिलीवरी फॉर व्हिच डिसिप्लिन, तो उन्होंने एक चिड़िया थी उसको पेड़ के ऊपर रख दिया ऊंचाई पर, और सभी को बारी बारी से बुला पूछा कि आपको क्या दिख रहा है चिड़िया के आसपास, तो सभी लोगों ने कहा पेड़, पत्ते और सब आसमान दिख रहा है, तो उनको सबको हटा दिया उन्होंने। बाद में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की आँख, चिड़िया की गर्दन दिख रही है जहाँ पे निशान लगाना था। द्रोणाचार्य को मालूम है ही इज राइट पर्सन। ओनली अर्जुन को इन्होंने आर्चरी या धनुर्विद्या दिखाया, बाकी लोगों को कि भीम को उन्होंने गदा और दुर्योधन को गदा, इस तरीके से जो जिसके लायक था वही चीज दिया उन्होंने। तो यहाँ पर भी अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो सिंगल माइंडेड फोकस्ड अप्रोच, कंसंट्रेशन, फोकस योर एनर्जी, सभी पूरी एनर्जी आपको अप्लाई करना है, अगर एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, कोई इमोशनल अटैचमेंट, एनी काइंड ऑफ अफेयर। परेशान हो जाते हैं, घर में बीमार पड़ गया, परेशान हो गए, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। और जब तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप छोटी मोटी चीज़ें BEd कर लें, MA कर लें, BA कुछ और कर लें, छोटी मोटी जॉब मिल जाए, तो तैयारी करने के समय जो कुछ मिलना है, जो करना चाहते हो पहले कर लो या बाद में कर लो। अगर उसी बीच में आप करेंगे दूसरी चीज़ें तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, आप अपने मेन फोकस से, अपने मेन गोल से दूर हो जाएंगे। तो ये अप्रोच होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और है कछुआ और खरगोश का। कछुआ बहुत धीमे चलता है, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। एक बार कंपटीशन हुआ, खरगोश बहुत तेज दौड़ना, तो देखा कि कछुआ बहुत पीछे चला, आराम करते हैं, आराम करके सो गया वो, और जो है कछुआ दौड़ता रहा। तो कछुआ की स्ट्रेंथ थी कंटिन्यूटी, स्लो है तो कंटिन्यूटी। अब बहुत सारे नेचर में जो प्रोसेस होते हैं बहुत स्लो होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं। एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, करोड़ों साल में, 1 मिलीमीटर से भी कम 1 साल में, करोड़ों साल में अलग हो जाता है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े, इवन ग्रोथ लाइफ जो हमारे प्लेनेट अर्थ में आई बहुत ही स्लोली आई है, और करोड़ों अरबों वर्ष लोग हैं अप टू प्रेजेंट लेवल, लाइफ जो जनरेट हुई है प्रेजेंट तक, उसमें भी करोड़ों साल अरबों साल लग गए हैं। तो ये जो बड़े प्रोसेस होते हैं, बड़ी अचीवमेंट होती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है, बहुत पहले से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो स्लो एंड कंटिन्यूटी, अगर आप स्लो हैं, फास्ट एंड इरेगुलरिटी, स्लो एंड कंटिन्यूअस इज मोर प्रेफरेबल देन फास्ट एंड इरेगुलर। कोई बहुत अच्छा तेज है लेकिन इरेगुलर है कंपेयर टू स्लो एंड कंटिन्यूअस। स्लो एंड कंटिन्यूअस चांसेज, आप स्लो एंड कंटिन्यूअस के सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू फास्ट एंड इरेगुलर। तो यहाँ पर ये एक एसेट होता है, अगर आप स्लो हैं तो कंटिन्यूअस रहिए, डिटरमाइंड रहिए, फोकस रहिए, सिंगल माइंडेड अप्रोच। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ रॉकेट का। चैलेंजर रॉकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, अमेरिका का चैलेंजर स्पेसशिप, जो कि रीयूजेबल था, बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर और फुल प्रूफ था, टेक्नोलॉजिकली कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसकी लॉन्चिंग होनी थी तो लॉन्चिंग के इसमें जो टेस्टिंग होती है सील की, जो गैसकेट होता है, जो थ्रस्ट, जो गैस बर्न होती है, फ्यूल एंड ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो गैस निकलती है, गैस में हाई प्रेशर से निकलती है। तो जो थ्रस्ट डेवलप होता है चैम्बर में वो बहुत हाई प्रेशर वाला होना चाहिए। तो जो सील होती है वो लीकेज को रोकती है। तो जब हाई टेम्परेचर में सील को एक्सपेंड होना चाहिए जिससे जो स्पेस है वो फिलअप कर ले,
एंड जब जो स्पेस से जाता है, जो रॉकेट ऊपर जाएगा कोल्ड में, तो वहाँ पर उसको श्रिंक होना चाहिए। तो एक्सपैंड तो कर गया, श्रिंकेज का उन्होंने टेस्टिंग ही नहीं किया था, केवल एक्सपेंशन कंडीशन में हाई टेम्परेचर में टेस्टिंग किया था। तो जब स्पेस चैलेंजर रॉकेट ऊपर गया, वहाँ पर सडनली टेम्परेचर डाउन हुआ। आपको मालूम है कि टेम्परेचर कोई चीज़ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है। तो जब निगेटिव टेम्परेचर पहुंचा, वहाँ बहुत ही लो टेम्परेचर हुआ, तो गैसकेट श्रिंक नहीं हो पाई। जब श्रिंक नहीं हो पाई तो एक्सपेंड ही रह गए, तो जो लीकेज हो गया, तो थ्रस्ट डेवलप होना चाहिए गैस का, वो नहीं हो पाया। और इतनी बड़ी, इतना अरबों डॉलर की जो रॉकेट और स्पेस था, वो नीचे आके अटलांटिक महासागर में गिर गई। बाद में जब उसका इंक्वायरी हुआ, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इंक्वायरी किया उसकी, और एकदम फेयर इंक्वायरी किया। उन्होंने बताया कि सील का जो टेस्टिंग हुआ था कोल्ड कंडीशन में नहीं हुआ था, और $45 इसकी कीमत थी, अरबों डॉलर की एक स्पेस से। उसके साथ जो उसमें एस्ट्रोनॉट थे, 7 एस्ट्रोनॉट थे, वो सब मारे गए। तो एक छोटी सी एक नेग्लिजेंस की वजह से मारे गए, ये ह्यूमन एरर थी। तो यही चीज़ होती है हमारा लीकेज, हमारे माइंड का लीकेज, हमारे विल पावर का लीकेज। अगर आप छोटी मोटी चीज़ों में हो जाएगा तो हम अपनी एनर्जी को फोकस नहीं कर पाएंगे, और जो रिक्वायरमेंट ऑफ IAS एग्जामिनेशन है उसके लिए उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, उस लेवल के आंसर हम नहीं लिख पाएंगे। तो जो मार्क्स हमें मिलना चाहिए, जो परफॉर्मेंस हमें ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, या प्रीलिम एग्जामिनेशन होना चाहिए, या इंटरव्यू होना चाहिए, वो उससे आप दूर रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कि यहाँ पर इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट यू हैव टू प्रिवेंट ऑल योर लीकेज। अपने जो एनर्जीज का जो वेस्टेज है, अपने विल पावर का, अपने कंसंट्रेशन का, सिंगल माइंडेड फोकस करिए उसको। जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को निशान लगाना था, एक मछली थी जो ऊपर घूम रही थी, उसका प्रतिबिंब नीचे देखना था थाली में आयल भरा हुआ था, उसके प्रतिबिंब को देख के उसको आँख निशान लगाना था। दैट वाज टफेस्ट कंपटीशन, लेकिन अर्जुन ने सक्सेसफुली निशान लगाया। दैट इज ए लेवल ऑफ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप सिंगल माइंडेड अगर आप फोकस रहेंगे, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। और ये सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसा हम सभी से, ऑल एस्पिरेंट 2 लाख 3 लाख लोग बैठते हैं, सभी से हम महसूस उम्मीद करें कि सारे लोग इस तरह का विल पावर, इस तरह कंसंट्रेशन कर लेंगे, तो हो सकता है कर लें तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा, या कम लोग कर पाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी होता है, सफलता के लिए ये चीज़ें जरूरी होती हैं जो आपको सफलता को, राह को आसान बना देंगी। अगर आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आत्मसात करते हैं, इनकलकेट करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, तो सर्टेनली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल not only this examination but in all other discipline of life। जिंदगी में कोई एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम के बाद भी आप IAS बन जाएंगे, उसके बाद भी एग्जाम आएंगे, उस वहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी विल पावर की, कंसंट्रेशन की। बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, उन प्रेशर्स में काम करना होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वहाँ पर काम करना होता है। तो इन चीज़ों के लिए आप विल पावर स्ट्रांग होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, सिंगल माइंडेड अप्रोच होगा, देन all these assets, all these traits of your personality will help you in life। अब नाउ डिस्कस फेजेज ऑफ एग्जामिनेशन। क्या इसके फेजेज, एग्जाम के क्या फेज होते हैं? तो 3 फेज में सभी को मालूम है, 3 जो भी एस्पिरेंट होगा मालूम है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस हम बताना चाहते हैं कि 3 फेज होता है प्रीलिम, जो कि इंक्लूड नहीं होता, ये ओनली फॉर एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, पहले प्रीलिम होता भी नहीं था जब कैंडिडेट कम थे। अब प्रीलिम का नेचर चेंज हुआ, हम लोगों के समय 90s में ऑप्शनल एंड GS था। नाउ डेज तब सारा केवल ऑप्शनल हटा दिया गया, प्रीलिम से केवल GS रखा गया, तो GS के 2 पेपर हो गए 200 नंबर के। तो यहाँ पर कोई स्कोरिंग नहीं होगा, आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। ये एलिमिनेशन प्रोसेस, जो इसका नंबर अच्छा होगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। 10% क्वालिफाई करवा रहे हैं, 15%, 12% क्वालिफाई होते हैं, तो उसी में अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। इसके लिए आपको फुल प्रिपरेशन, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है GS का, कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। यू हैव टू फोकस ऑन स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, पास्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू कोर्स स्ट्रक्चर। एनीथिंग अंडर द स्काई एंड एनीथिंग अंडर द यूनिवर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है जो प्लेनेट में है, यूनिवर्स में है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट फेज, बिकॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन इन मेंस, अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई नहीं पड़ेगा तो चांस खराब होगा एंड यू विल नॉट गेट सक्सेस। आपको मेंस में मौका नहीं मिला, गेट से बाहर कर दिया गया आपको।
तो प्रीलिम एग्जामिनेशन बहुत ही सोच समझ के जुडिशली आपको, जब आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की हो जाए, then you opt for the prelim examination, otherwise you will waste your prelim examination, prelim chance. that was my negative. मैंने ऐसे ही 100 किया 2 किया, मैंने एक 2 चांस बेकार कर दिए। एंड रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द फिल्म, उस समय ऑप्शन होता तो मैंने रॉन्ग सिलेक्शन किया, उसकी वजह से मुझे जो सब्जेक्ट लेना चाहिए था मैंने नहीं लिया। 2 बार फ्रीक्वेंटली मैंने फिल्म तो मेरे 2 चांस बेकार हो गए, 2 ही में सफलता मिली फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, जबकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स मेरा बेस था। मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं लेना चाहिए था, उसमें हमने मिस्टेक किया, दूसरों की सलाह से मिस्टेक किया। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम, मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग है। आप जब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी अगर अच्छी होती है तो आपको लगता है मैं और बैठा रहूँ, 2 घंटा और बढ़ा दिया जाए, मूवी ख़त्म नहीं होने पाए, आपको और सब कुछ याद हो जाता है। तो लाइक मूवी सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए, लाइक यू आर वाचिंग मूवी और यू आर स्टडिंग योर फेवरेट नॉवेल। तो अगर आपको सब्जेक्ट इस लेवल से आप लेते हैं, देन यू विल स्टडी कंटिन्यूअसली, बहुत लंबे समय तक बैठेंगे विदाउट एनी स्लीप, अब नींद नहीं आएगी। अगर आप सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे तो 2 पेज पढ़ेंगे आपको नींद आ जाएगी। तो ये इसको देखिएगा आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या है। किसी कहने पर आप सिलेक्ट मत करिए वो बहुत स्कोरिंग, लोग सोचते हैं वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी बहुत स्कोरिंग चल रहा है, ज्योग्राफी बहुत स्कोरिंग चल रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में ले लिया आपने, ज्योग्राफी, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आपको पहाड़ पर्वत नदी नाले सब पढ़ना पड़ेगा, ज़मीन के अंदर का पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी रॉक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसमें। तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट किसी कहने पर मत जाइए। यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन मेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर इंक्लिनेशन। आपका झुकाव किस तरफ है, किधर आप फील कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो प्रीलिम का तो एक कॉमन होता है, लेकिन मेंस के लिए जरूरी होता है कि यहाँ पर जीएस की 4 कैटेगरीज हैं। जीएस को वेटेज को बढ़ाया गया है कंपेयर टू माय टाइम। मेरे समय में जीएस का रेशियो 1 to 2 था ऑप्शनल का, अब ये उल्टा हो गया, 2 टाइम जीएस हो गया वेटेज, 1 टाइम ऑप्शनल हो गया। स्टिल ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑप्शनल लेने होते हैं। जो भी वेरिएशन आएगा ऑप्शनल में बहुत लंबा वेरिएशन आ सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है देन यू परफॉर्म वेल। सब्जेक्ट आपने इंटरेस्टिंग नहीं लिया तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्टिंग नहीं है। तो आपका जो ओरिजिनल थिंकिंग है, आप अपनी थिंकिंग को इसके अंदर मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। जो आपने बुक से पढ़ाई किया है, जैसे आप कोई चीज़ रिकॉर्डिंग करते फिर उसकी मिक्सिंग करते हैं, अच्छा बनाते हैं उसको, तो मिक्सिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। अपनी व्यूज को, अपनी विजन को, जो नॉलेज बुक से आपने गेन किया उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है और आपका लैंग्वेज में कमांड नहीं है। तो लैंग्वेज भी यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि लैंग्वेज आपने क्या लिया। बाई चांस गलती से लोग ले इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश में कमांड नहीं, जैसे कि मैंने भी किया था। मैंने आई हैव टेकन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन माई लैंग्वेज था, कम्युनिकेशन मीडियम था, अंग्रेजी था, आपने अंग्रेजी ले लिया, लेकिन सब्जेक्ट भी अंग्रेजी वाले नहीं थे। आई टेकन सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल, दैट वाज रॉन्ग डिसीजन। तो इस तरह के डिसीजन हमें पीछे ले आते हैं। यू हैव टू केयरफुली सेलेक्ट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एंड यू हैव टू केयरफुली सेलेक्ट योर लैंग्वेज एंड योर मदर टंग। यू विल फील नेचुरल एट होम व्हेन यू चूज लैंग्वेज एज योर मदर टंग। जो आपकी मदर टंग है वो लैंग्वेज में आप अगर आप आंसर लिखते हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग वेल। अच्छे से आप तैयारी करके उसको लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट होती है, वो ऐसे वाला। बाकी जो लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट और होते हैं, एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इनके नंबर आपको जोड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जोड़ दिया गया, हमारे टाइम से जुड़ा था, वो है एसे। ये एसे रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज बाई स्टडिंग बुक्स, बाई स्टडिंग पेपर, ये हेल्प जरूर करेगा, आपकी विजन को मॉडिफाई करेगा, विजन को रिफाइन करेगा, लेकिन इट इज ओवरऑल पर्सनालिटी। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड डेज टू द प्रेजेंट। जब एग्जाम दे रहे हो उस समय आपने क्या एक विजन डेवलप किया है, आपका परसेप्शन क्या है। कभी कभी आपने ऐसे में वो चीज़ डाल दिया जो निगेटिव पड़ गई, वो नंबर तुमसे एग्जामिनर नंबर उल्टा कर दिया आपके, क्योंकि विजन आपकी अगर किसी चीज़ से मोटिवेट होकर आपने विजन बना लिया। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे विजन है, बाई चांस किसी ने निगेटिव दिया, किसी ने पॉजिटिव दिया, तो बैलेंस व्यू आपको लिखना होगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, आपका विजन कैसा है, आप क्या देखना चाहते हैं।
तो उसको एक्सप्रेस करना अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बना हुआ, कहीं जो आपका आइडिया जो है आपका पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने पूरा लिखा इनकोहेरेंट लिखा, मतलब कहीं पर एक चीज़ कहीं कुछ लिख रहे हैं एक पैराग्राफ में, कुछ नहीं दूसरे पैराग्राफ में, उसको कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही वेरी वेरी क्रूशियल। यहाँ पर 250 नंबर में इफ़ यू राइट गुड ऐसे देन यू कैन गेट 200 मार्क्स, इवन 220 मार्क्स। बट अगर आपने अच्छा लिखा होता है आपको 40 मार्क्स मिल जाए। कोई लिमिट नहीं है यहाँ लोअर मार्क्स की, मतलब कि लोअर नंबर का कोई लिमिट नहीं होता है। ऐसे में यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 मार्क्स टू दी 245 आउट ऑफ 250। तो ये एक लार्ज वेरिएशन होता है। अगर इस तरह का वेरिएशन हो गया तो अगर नंबर एवरेज से भी नीचे चला गया तो यहाँ पर चांसेस फॉर गेटिंग सक्सेस इन मेंस एग्जामिनेशन बिकम वेरी वेरी ब्लीक, मतलब बहुत ही कम चांस बचेगा। अगर 100 नंबर का वेरिएशन हो गया, 60-70 नंबर वेरिएशन हो गया तो चांसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास 100 नंबर के फ्रिंज में, 100 नंबर के गैप में ही सारे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। किसी का मिनिमम का होगा 850 तो मैक्सिमम होगा अराउंड 1000। तो आउट ऑफ 1700 जो वेरिएशन होगा 850 टू 1050 के बीच में ही 100 नंबर का डिफरेंस, अगर 100 नंबर के ऐसे में डिफरेंस हो गया तो चांसेस बिकम वेरी वेरी नील। दैट्स वाई ऐसे तैयारी इससे वेरी वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट, मतलब सारे इन मेंस में जितने भी सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें मैं ऐसे को नंबर 1 पॉइंट रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन ऑफ गेटिंग मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं वो बहुत लार्ज वेरिएशन हो सकता है इसमें। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड आई विल प्रिपेयर, मैं निश्चित रूप से दूसरा कैसे तैयारी की जाए ऐसे की एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। ये जरूरी नहीं है कि मेरे एक्सपीरियंस को बिल्कुल आप सही में, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होगा बेस्ड ऑन माई ओन प्रिपरेशन एंड बेस्ड ऑन माई लॉन्ग टाइम ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस। दैट्स वाई आई विल शेयर जेन्युइन आइडिया, मेरा जो फील करता हूँ, जो मैंने महसूस किया ऐसे के लिए या ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, आई विल शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।